नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सत्र का आगाज, यूसीसी आरक्षण होगा पास। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार राज्य में इसे लागू कर सकती है। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत भी दिए कि सरकार इसी महीने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम कदम उठा सकती है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार विधानसभा के 2 सत्र आयोजित करेगी। जनवरी में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें धामी सरकार 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल पेश करेगी। तो वहीं यूसीसी का बिल भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है। सदन में यदि सरकार इन दोनों बिलों को पारित कराती है तो ये धामी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। बताया जा रहा है कि धामी सरकार जल्द से जल्द सत्र आयोजित करेंगे। साथ ही साथ जनवरी में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी। उसके बाद उत्तराखंड में विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है, जिसमें ये दोनों विधेयक पारित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि यूसीसी के लिए गठित समिति बहुत जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाली। रिपोर्ट मिलते ही सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही और असल मुद्दों को छोड़कर सरकार यूसीसी और राम मंदिर के सहारे चुनावी नैया को पार करने की तैयारी कर रही। सवाल यह है कि क्या यूसीसी सरकार का चुनावी हथियार है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सभी बड़े दांव चलने की तैयारी में है। अयोध्या में जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के महीने में ही यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की। मुख्यमंत्री का कहना है कि कमेटी इसी माह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई शुरू कर जल्द से जल्द राज्य में यूसीसी को लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं खबर आ रही है कि सरकार इसके लिए विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार विधानसभा के 2 सत्र आयोजित करेगी, जिसमें धामी सरकार 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल पेश करेगी। तो वहीं यूसीसी का बिल भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। सदन में यदि सरकार इन दोनों बिलों को पारित कराती है तो ये धामी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और असल मुद्दों को छोड़कर सरकार यूसीसी और राम मंदिर के सहारे चुनावी नैया पार करने की तैयारी कर रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी है। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद, अतिक्रमण, इन सबसे मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। 2 साल से यूसीसी पे बयानबाजी के अलावा क्या देखने को मिला, आप बताइए ना। बयानबाजी से भी आगे अगर सरकार में बढ़ने की हिम्मत होती तो बढ़ जाती, क्योंकि बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सड़कों पे उतरे तो आपने लाठी डंडों से उन्हें पीटने का काम किया, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने का काम किया, मातृशक्ति कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक न्याय नहीं हुआ, वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ, डबल इंजन जो है फेल हो गया, वो उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं है। और एनसीआरबी की आप रिपोर्ट उठा लीजिए, 21-22 में 872 रेप केस और 22-23 में 907 रेप केस। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी। उसके बाद उत्तराखंड में विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है।
सत्र में 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल यूसीसी का बिल भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है, जिसके बाद अब मांग की जा रही है कि जल्द ही विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाए। वहीं सरकार भी अब राज्य आंदोलनकारियों की इसी मांग को पूरा करने की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के प्रति गंभीर नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि तत्काल राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। आंदोलनकारियों के प्रति कभी गंभीर नहीं रही। सरकार ने उनके हितों में कुठाराघात करने का काम किया, आज भी वही काम कर रही है। कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी तक जो आरक्षण मिलना चाहिए आंदोलनकारियों को, आंदोलन नहीं मिला। उनके अधिकारों का उल्लंघन सरकार कर रही है, उनकी भावनाओं में कुठाराघात कर रही है। जहाँ तक 10% क्षेत्रीय आरक्षण का विषय है राज्य आंदोलनकारियों का, सरकार बहुत गंभीर है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाया है कि उन्हें 10% क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा ने इसको जो समिति को छोड़ो, जो प्रवर समिति है उसको दिया हुआ है। अब प्रवर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका एक बयान आया है कि शीघ्र ही जब विधानसभा प्रारंभ होगी तो उसमें उसको रखा जाएगा, और विधानसभा में जब वो आएगा तो हम उसको पास करना चाहते हैं। कुल मिलाकर नए साल के आगमन के साथ ही धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण और यूसीसी के मुद्दे पर विधेयक लाने की तैयारी में है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि क्या सरकार इस दोनों मुद्दों पर आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है, लेकिन सीएम धामी के सामने अभी भी कई और चुनौतियां हैं जिसे पूरा किया जाना बेहद जरूरी है, जिसमें यूसीसी, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण के साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति, भू कानून, मूल निवास, निकाय चुनाव, एमओयू की ग्राउंडिंग समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या जो काम इतने सालों में पूरे नहीं हो पाए वो काम 2024 में पूरे हो पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हाव भाव ये बता रहे हैं कि जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड राज्य को एक्सपेरिमेंटल राज्य बना दिया गया है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो शुरुआत उत्तराखंड से की जाती है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या अन्य मुद्दे जरूरी नहीं है जिन पर सरकार को काम करना है, जिनको लेकर राज्य आंदोलनकारी लगातार मांग कर रहे हैं? क्यों आखिर यूसीसी की ही बात लगातार की जा रही है? क्या राम मंदिर का मुद्दा और यूसीसी ही 2024 के लोकसभा चुनाव के बड़े हथियार बनने वाले हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे हम राजेंद्र चौधरी जी से। विपक्ष का ऐसा मानना है कि राम मंदिर और यूसीसी मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है 2024 में लोकसभा के चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। नहीं, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो तो धार्मिक मुद्दा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार श्री राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है उसका भाजपा से तो कोई ना पहले लेना था ना बाद में लेना है। भाजपा का काम जो था वो तो भाजपा ने कर दिया। पहले 14,000 करोड़ जो इकट्ठा किया उनका हिसाब नहीं दिया, और अब जमीन का जो खेल हुआ वो आपको पता ही है। जहां तक यूसीसी का सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ये है कि प्रदेश के जितने भी वासी हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ना कानूनी रूप से, ना सामाजिक रूप से, और ना सरकार के दृष्टिकोण से। अब ये सरकार ऐसी है जो महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है। अभी क्या नाम बागेश्वर में हुआ, भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष जो हैं वो महिला के साथ बलात्कार के मामले में जेल चले गए। एक वो उत्तराखंड की बेटी है, उसका मामला बहुत दिन चला, उसमें एक वीआईपी का नाम आया, वो नहीं इन्होंने खोला। और अभी नया एक प्रकरण आया है यशी, वो मूल निवास का और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर आपकी हैसियत इस प्रदेश के
निवासियों को एक समान मूल निवास प्रमाण पत्र देने की नहीं है, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके क्या करेंगे? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? महिलाओं का जो 50% से ज्यादा उत्तराखंड में लड़कियां महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, अगर आप उनका संरक्षण और सुरक्षा नहीं कर सकते तो किस चीज का यूसीसी? अरे यूसीसी आप लाओगे, हम सब वर्गों का कल्याण करेंगे, सब वर्गों के जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देंगे, सबके जो गरीब हैं उनके मकान बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, रोजगार सर्जन करेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन ये इस तरह का पॉलिटिकल माइलेज लेने की ये जो सरकार क्यों कोशिश कर रही है यशी, वो इसलिए कोशिश कर रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पे फेल होगी, टूरिज्म के डेवलपमेंट पे फेल होगी, किसान के मुद्दे पे फेल होगी। अब जनवरी आ गया, 2 महीने का गन्ने का सीजन रह गया, आज तक गन्ने का भाव नहीं घोषित कर सकी। सबसे महंगा जो है यहाँ उर्वरक मिल रहा है, किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही, किसानों को बकाया भुगतान नहीं मिल रहा। जब ये सारे मुद्दों पर फेल होगी तो इनके पास फिर बच गया धर्म। धर्म की इन्होंने राम मंदिर की बताई थी, अब चावल लिए फिर रहे घर घर के अक्षत आए। भाई कितने इस देश के अगर 140 करोड़ लोगों के घरों में वो जाएगा वहां से अक्षत, तो कई सौ ट्रक चावल के चारे कहां से आगे, वहां कहीं वहां किसी ने बो रखी, भाजपा के कार्यालय में किसी ने जो है धान लगा रखा है जो है सारे देश में भेज दे। ये इस तरह के स्टंट कर रहे हैं और लकीली वो इन स्टंट्स में सक्सेसफुल हो रहे। राजेंद्र जी, मैं इसी पर आ रही थी कि बीजेपी इस बात को कहीं ना कहीं जनता के मन में बिठा चुकी है कि राम मंदिर जो है वो बीजेपी की वजह से बन रहा है, लेकिन समस्या तो यही है कि विपक्ष इस बात को नहीं कह पा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया थी, कोर्ट का फैसला आया इसलिए राम मंदिर बन रहा है, बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें सक्षम साबित हुई लोगों के जहन में ये बात बैठाने के लिए कि बीजेपी की वजह से राम मंदिर बन रहा है। आप अपने पॉइंट्स को ही नहीं प्रूव कर पा रहे। नहीं, इसमें कई कारण हो गए। एक कारण ये हो गया कि मीडिया जो है वो जो वहां से दिशा निर्देश मिल रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा कि आपका चैनल ऐसा कर रहा है, 99% मीडिया की हिम्मत नहीं है सच्चाई दिखाने की। जो हमारे वहां के वाराणसी के प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ फोटो खिंचवा रहे आईटी विभाग वाले, वो जो है उसमें फंस गए बलात्कार में। सांसद महोदय, पूर्व सांसद मछली शहर फंस गए, एक मंत्री फंस गए, विधायक फंस गए। तो कोई टैनी जो है अजय टैनी, उनके लड़के ने जो है किसानों को कुचल दिया, कहीं कुछ उसके बारे में किसी अखबार की हेडलाइन हमने तो सुनी नहीं। अजय टैनी को हटाया तक नहीं गया, कितने शर्मनाक बात। जिस बेटी ने स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाया वो जेल चली गई, जिसने सेंगर पर आरोप लगाया वो जेल चली गई। अभी जो अमेठी तो अभी भी जेल में है ना कुलदीप, बनारस कुलदीप सेंगर तो अभी भी जेल में है। पीड़ित है वही जेल जाएगी। चले ठीक है, मैं वापस आऊंगी राजन जी। हमारे साथ यहाँ पर हेमा भंडारी जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हेमा भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? यूसीसी जल्द ही लागू हो सकता है, ये कहीं ना कहीं अब आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये महज एक मुद्दा नहीं है, अब इसे सरकार धरातल पर लाने जा रही। यशी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल में नव वर्ष में पहली बार बैठी हूँ, सब शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और देखिए, जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर जो भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो असल मुद्दों को छोड़ देते हैं और यूसीसी, राम मंदिर जैसे मुद्दों को ना चुनावी हथियार बनाकर ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं। ये इनका है ही काम, यही काम है इनका। अभी तक देखिए, यूसीसी के लिए जो गठित कमेटी थी उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट तक नहीं सौंपी है। और यहाँ के जो हमारे जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं और उनके मंत्री जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए ना, एक तरफ तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि पूरे देश में यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री धामी जी इसे राज्य में लागू करने की बात कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि अगर भविष्य में पूरे केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को लाती है तो उत्तराखंड की जो
समान नागरिक संहिता है वो तो ठंडे बस्ते में चली जाएगी। और कुल मिलाकर बात यह है कि जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है और राज्य में बैठी हमारी जो धामी सरकार है, ये लगातार जो है मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम और अपनी खामियों को छुपाने का काम ये सरकार कर रही है। राम मंदिर हो, यूसीसी हो, ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है ताकि 2024 में बेड़ा पार कैसे हो। अब जो राजनीति है, कैसे राजनीति करेंगे, इन्हीं पे तो राजनीति करेंगे, क्योंकि काम की राजनीति तो है ही नहीं इनके पास, कुछ काम ही नहीं करते हैं ये। सिर्फ जो है जनता को भटकाने का काम, जनता को बेरोजगारी से भटक ना जाए, जो पलायन से भटक ना जाए, मतलब उनको भटकाओ, उसकी बातें ना करें। आज जो भू कानून की मांग हो रही है इनको भी पता है, लेकिन ये बीच में ऐसे मुद्दे लेके के, हकीकत यही है कि जब इनके जो स्वयं के विधायक हैं वो अपनी ही सरकार की अफसरशाही से इतने परेशान है कि धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं बदसलूकी का, जिसमें जो है मुख्यमंत्री धामी जी को आके उनका जो है मध्यस्थता करानी पड़ रही है। तो ऐसे में ये सिर्फ चुनावी, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब चुनाव आए थे, उस समय ही यूसीसी की बात चली थी और दोबारा चालू हो गई थी। तो अभी इनको सिर्फ ध्यान भटकाना है। नहीं, देखिए फिर सवाल मेरा वही है कि अगर वो ध्यान भटकाने में कामयाब हो रहे हैं तो उसमें विपक्ष की भी तो दिक्कत है ना, कि विपक्ष नहीं उनका ध्यान उस ओर आकर्षित कर पा रहा है, वो अच्छे से कर पा रहे हैं। खेल तो इसी का है ना, जो अच्छे से प्रेजेंट कर ले जाए। अभी जो है हमारे जो कांग्रेस के भाई राजेंद्र जी ने जो बात कही थी ना कि जो मीडिया नहीं दिखा रही है, उन ज्वलंत मुद्दों को तो अखबारों में भी नहीं देखने को मिल रहा है। आज तो ये स्थिति हो गई है कि उन मुद्दों को जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी स्पेस मिलती है अखबार में, और जो बड़े बड़े जो धामी जी वो कर देते हैं ना कि दावे करते हैं, तो उसको इतना बड़ा बड़ा धामी जी ने दावा किया और चाहे वो हवाई हो जाए, उसमें कुछ ना हो, बस सिर्फ कर दिया आके, पर हो ना, पहले करें तो लागू तो करें, शुरू करें ना। ये नहीं कि चुनाव होते होते सिर्फ अब जो है जनता इसी के बारे में सोचे कि अब यूसीसी हो रहा है, ये आने वाला। अभी तो चल रहे ना आंदोलन, अभी लगातार उत्तराखंड की जनता ना बिल्कुल वो हो गई है, अब अवेयर हो गई है कि भू कानून की मांग कर रही है, अपने मूल निवास को लेकर मांग कर रही है। अब जागरूक हुई है और आंदोलन बहुत बड़ा होगा। चलिए ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, एक काफी समय से मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर उछलते हैं। पहले भी हमने देखा कि एक बारी तो ऐसा हो गया कि साहब कमेटी का अध्यक्ष दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंप के आ गया, फिर दिल्ली से भगाया उनको कि भैया हमारी प्रयोगशाला तो उत्तराखंड है, तुम यहाँ क्यों आ गए? फिर वो वापस आ गए, फिर उन्होंने उसको ठंडे, मैं बहुत बारीकी से इनका देख रहा हूं नौटंकी को। अब वो फिर इसको खोलने जा रहे हैं, इस चैप्टर को, जो इनके संवैधानिक तौर से इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे संपूर्ण देश के लिए बनना चाहिए। अगर दक्षिणपंथी ताकतों का ये अगर अपना एजेंडे में है तो पूरे देश के लिए लाइए। उत्तराखंड को खाली प्रयोगशाला में इसको धकेल कर क्या अचीव करना चाहते हो तुम? वो सारे बुद्धिजीवी ये जानते हैं कि देखिए इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। हरियाणा हमारा देखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहीं पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बेचारे भोले भाले देवतुल्य जनता को किस तरह से, जो जनता आंख बंद करके इन पे विश्वास की है, उसी के पीठ पे चूड़ा भोगने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो बद्रीनाथ केदारनाथ को देख रहे हैं, क्योंकि हम जो अभी एक राजेंद्र चौधरी जी ने बहुत जबरदस्त मुद्दा बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरफ लगाएंगे और दूसरे तरफ बोलोगे कि भाई मूल निवास और स्थायी निवास एक ही चीज है। अरे तुम्हारे लिए मजाक हो रखी है मुख्यमंत्री, व्हाट यू आर टॉकिंग? मतलब यूनिफॉर्म, जो अगर आप मूल निवास की बात करते हैं, स्थायी निवास की बात करते हैं, और दोनों अलग अलग चैप्टर हैं संविधान में, और दोनों को मुख्यमंत्री एक सुर में बोल रहा है, अरे साहब ये तो एक ही बात है, मूल निवास ले लिया, स्थायी निवास ले लिया। तो इन शब्दों को सुनकर हमें मालूम पड़ रहा है कि कितना गंभीर है हमारा मुख्यमंत्री। हे भगवान!
रक्षा करे इस उत्तराखंड की। मतलब इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं, और ये किस मुंह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे, मेरी समझ से परे बाहर है। क्योंकि मूल निवास का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा उभर के आ गया उत्तराखंड में, क्योंकि मूल निवासियों का अपने संसाधनों में अधिकार है, और उस अधिकार की मांग को लेकर उत्तराखंड का युवा सड़कों पे आ चुका है। और दूसरी ओर जो भूमि, देखो ये अपने आप ही कानून तोड़ते हैं, अपने आप उसको आंसू पोंछने आ जाते हैं। इन्होंने अपने आप भू कानून तोड़ा और अपने आप अभी शब्द भू कानून लगेगा। इनको पता लग गया है इस सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ये पीरियड है, सूचना प्रौद्योगिकी का, इनको मालूम पड़ गया कि जनता की जो मेमोरी है बहुत छोटी है, इसलिए उसका फायदा उठाकर बड़े जोर से बोल देना सख्त सख्त भू कानून लगेगा। और पता क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा तो वही बद्रीनाथ जानता है। तो इन सवालों को लेकर अगर गंभीरता से हम लेंगे तो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला बन गया है। इसीलिए राम का जो वो अलग अयोध्या में जगह, जहां इनकी कलश यात्रा अयोध्या में निकलनी चाहिए थी, उन्होंने उत्तराखंड में शुरुआत कर दी। भोली भाली महिलाएं बेचारी कलश लेके घूम रही हैं, और भोले भाले बेचारे फौजी अक्षत लेके घूम रहे हैं। अरे भगवान, तब ये क्या राम मंदिर क्या यूपी का मुद्दा है केवल? क्या नहीं, अरे ऐसे कैसे? आस्था तो हर जगह है ना, आस्था तो हर जगह है। जिन्हें आस्था है वो महिलाएं कलश लेके जा रही हैं, जिन्हें नहीं है वो नहीं जा रही हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं कि यूपी में राम मंदिर बन रहा है तो हम उत्तराखंड में जश्न नहीं मना सकते? भाई जिसे मनाना है मनाए, जिसे नहीं मनाना वो ना मनाए। यहां से शुरुआत की मैडम, शुरुआत यहां से की, उत्तर प्रदेश से नहीं की। अरे बनारस में ले जाते कलश, उत्तराखंड में क्यों आ गए कलश लेकर? क्योंकि इनको मालूम है यहाँ की भोली भाली जनता न खेती कर रही न बाड़ी कर रही है, बंजर खेतों में बैठे हुए हैं। चलो टाइम पास ही सही, कलश लेके चल रहे हैं, पाल रहे हैं हमें। इन्होंने हमें ऐसा बना दिया है, निष्क्रिय बना दिया है घर में बैठ के। हम तमाम पहाड़ के लोग इन्हीं के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। आप वापस आते हैं, ये बड़ी भारी समस्या होगी। छपलिया जी वापस आते हैं। रविंद्र जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देवभूमि के दंगल में यहाँ रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है और बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में आज हाईकोर्ट सत्र का सत्र ही जल्द ही आहूत की जाने वाले है, जिसमें आरक्षण और यूसीसी का बिल पास हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। ऐसे में यूसीसी को लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी का रुख करना चाहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी, आरक्षण, राम मंदिर, इन्हें आपने लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना लिया है। यूसीसी के लिए आपने उत्तराखंड को प्रयोगशाला मान लिया है। जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो उत्तराखंड में होंगे और यहाँ की भोली भाली जनता को आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए ऐसी भी बिल्कुल, जितनी देर मैंने सभी अपने तमाम साथी पैनलिस्टों को सुना, उनका सीधा सीधा मत तो यही था, वो जरूर भोली भाली जनता, मासूम जनता कह रहे थे। तर्क उनका यही था कि जनता बेवकूफ है जो सिर पे रखे चावल घूम रही है। ठीक है, आप मजाक बना सकते हैं, एक लंबे समय से आप जैसे लोग सनातन का मजाक बनाते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का मजाक बनाते हैं। कभी पूछते थे तारीख बताओ, कभी पूछते थे देख लेंगे 370 हटाने वाले झंडा भी अगर उठा ले। तो ये तमाम चीजें, दो बड़े मुद्दे देश के 370 और राम मंदिर, आज साक्षात हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी जिस प्रकार से ये हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उड़ा सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, आपके पास अन्य मुद्दे तो अब रहे नहीं, आप सिर्फ मजाक बना सकते हैं। चाहे सदन के अंदर लोकसभा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर आप मजाक उड़ाएं, चाहे आप चैनल पे बैठ के उड़ाएं, चाहे लोगों के बीच में उड़ाएं, जनता आपको समझ चुकी है। सिर्फ एक आप लाफ्टर शो के जोकरों से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं और आप ये काम करते रहे। हम भी आपका आनंद लेते हैं, जनता भी आनंद ले रही है। जनता को पता है कि कौन काम कर सकता है, किसने काम करना है। दूसरी बात देखिए, अब मैं गंभीरता से आपकी बात को कह रखता हूँ। जिस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही इसको लेके जो है सदन होगा तो उसमें उसके पटल पर रख दिया जाएगा। और दूसरा, उत्तराखंड के लिए जो हमारे
उत्तराखंड आंदोलन में जुड़े रहे लोग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण का जो लाभ है वो जल्दी पटल पर रख दिया जाएगा। प्रवर समिति की रिपोर्ट ऐसी कह रही है कि हम पटल पर रख देंगे और जब सदन में आएगा तो जाहिर सी बात है कि वह पास हो जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन आप यहाँ बैठ के आप हमारी मजाक बनाएं, आप हमारे बारे में कुछ भी गाएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो नहीं जनता के रविंद्र जी, हित में काम देखिए करना- यहाँ पर विपक्ष का ये मसला है कि भैया क्या यूसीसी इतना जरूरी है? क्या यूसीसी इस समय उत्तराखंड में लाना बहुत जरूरी है? जो अन्य मुद्दे हैं, राज्य आंदोलनकारी जो मूल निवास की लगातार मांग कर रहे हैं, क्या वो मुद्दा आपके लिए अहम नहीं है? क्या आपके लिए भू कानून को सख्त करना अहम नहीं है? क्या आपके लिए पलायन को रोकना जरूरी नहीं है? क्या आपके लिए जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना जरूरी नहीं है? क्या यहाँ पर जो अभी इन्वेस्टर समिट हुआ उसका काम धरातल पर हो, इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं है? यूसीसी क्यों? यूसीसी इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है उत्तराखंड के लिए? विपक्ष का सिर्फ इतना सवाल है। बाकी आप यूसीसी ला रहे हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजेंद्र चौधरी जी, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास। देखिए यशी जी, यूसीसी लाना जरूरी है या नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूरी है एक जनतंत्र में, लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, ऐसा होना बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में यूसीसी को लाना बहुत जरूरी है। जहां तक रही बात, आज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज उत्तराखंड में लेकर आए हैं माननीय धामी जी के नेतृत्व में, और जल्दी इसके ऊपर बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मूल निवास के लिए भी कुछ बोल दो। हमारे ना मूल निवास किस तरह से कर रहे हैं बताओ। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री इसको सुनते ही नहीं है। हेमाबेन, कानून, हम सख्त कानून की बात कर रहे हैं। मतलब या इस समय मुद्दा चल रहा है, सड़कों में है, आप पूरी जनता सड़कों पे है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ यूसीसी अच्छा है, यूसीसी अच्छा है, पर इस समय सारी सड़कों में जो जनता है ना उत्तराखंड की, वो आ रही है सख्त भू कानून को लेके, मूल निवास को लेके। तो हमारे अधिकार, हमारी पहचान जो है, आपकी समझ तो इस प्रदेश की जनता जो है मूर्ख है, वो सिर पे चावल रख के इधर उधर घूम रही है। आप तो ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मूल निवास। अब जबरदस्ती की बात मैं पूछ रही हूँ भाई आपसे। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोगों का जो आंदोलन चल रहे हैं, हुमा जी, विपक्ष नहीं, चाहे हमारे साथी कांग्रेस के वक्ता हो, चाहे हमारे साथी यूपीडी के, तो उत्तराखंड की बात कर रही हूँ मैं। मैं पार्टी के लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ उत्तराखंड की जनता का अधिकार, पहचान होती जा रही है। आज हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री धामी जी उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? देखिए, आप आम आदमी पार्टी को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके उत्तराखंड के नागरिक को तो है, उत्तराखंड के नागरिक को तो है ना। धन्यवाद है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, देश की जनता, प्रदेश की जनता ये सही से समझती है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? हम आंदोलन करने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं? एवं भंडारी जी, एक एक करके बात करिए, ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। लटकन पैदा करने के लिए आप तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे लेकर बैठते हैं जिससे जनता के मन में गलत नैरेटिव को आप सेट कर सके। लेकिन जनता बहुत समझदार है। नहीं, जनता समझदार है, ये बोल कर भी आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? नहीं रविंद्र जी, देखिए मेरा जो सवाल था ना, वो सवाल बहुत सिंपल था, उसमें इतना घुमा फिरा के जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपसे पूछा कि ये जो अन्य मुद्दे हैं, क्या इन पर प्रायोरिटी नहीं रखनी चाहिए थी? यूसीसी को इतना प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है? खैर, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, इससे पहले जरा राजेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। नहीं, मैं तो ये कह रहा था यशी, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है और यूसीसी है, उसी के साथ हमारे जो भाजपा के भाई हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो 370 का एक हिस्सा है 35A और B, उसकी बात करते हैं कि साहब हमने 370 खत्म कर दिया। हालांकि 370 नहीं खत्म की, इन्होंने उसका एक अंग 35A खत्म किया, जो ये कहता था कि जम्मू कश्मीर राज्य में बाहर का व्यक्ति, यानी जो जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं है, वो भूमि क्रय नहीं कर सकता। अभी ये उत्तराखंड में कानून ले आए, उस कानून में ना तो इन्होंने खत्म किया, ना वो सख्त किया, ना वो नर्म किया। इन्होंने उसे शक्ति को, जो पहले जिलाधिकारी के हाथ में था, कि जिलाधिकारी
खेती की भूमि के लिए किसी को परमिशन दे सकते थे, वो इन्होंने जिलाधिकारी के हाथ काट के अपने हाथ में ले लिया कि शासन से ही होगी वो। इससे क्या लाभ होगा इन्हें? अगर कोई आदमी बाहर से आके यहाँ खेती करना चाह रहा है और एक स्पेशल प्रोविजन के स्पेशल सेक्शन में उसे परमिशन दी जा रही है तो आपत्ति क्या है? अरे आप माफिया को तो रोक नहीं रहे, और जो एक स्पेशल प्रोविजन के साथ आ रहा है उसे आप जो रोक रहे हैं। आप उद्योग स्थापित करने के लिए बताओ, इन्होंने चमोली में कितने उद्योग लगाए, चंपावत में कितने उद्योग लगाए, बागेश्वर में कितने लगाए, रुद्रप्रयाग में कितना लगाया? अरे प्लेन के क्षेत्रों में तो लग ही रहे थे। आपकी प्राथमिकताएं जो हैं, पलायन रोकना नहीं है, रोजगार नहीं है। आप बताओ ना कि जब ये 2022 में दोबारा सरकार आई, उससे पहले तो जितने भी भर्तियां थी यशी, सबके पेपर आउट हो रहे थे, सब में कुछ ना कुछ कमियां हो रही थी, कोई लिटिगेशन हो रहा था, हाई कोर्ट में रोकी जा रही थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी है तो इनका एक साइलेंट मैसेज गया कि भाई मैं तो अभी नया हूं और मैं देखता हूं। अभी 2 साल होने जा रहे हैं, हेमा जी, प्रकाश जी, पंडित जी और रविंद्र भाई, आप भी, हम सब लोग उत्तराखंड के ही निवासी हैं। आप बताओ पिछले 2 साल करीब होने जा रहे हैं, इस सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? अहम सवाल पे आओ ना। पिछले 2 साल में उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति की आय कितनी बढ़ी? कर्ज तो आपने बढ़ा दिया था। आप कहते थे कि कर्ज मैंने नहीं लिया, पहले वालों ने लिया। अरे भाई अब तो आप 2 साल रुक जाओ यार रविंद्र भाई, बीच में ना बोलो, नहीं तो मैं इसमें रोज उठा दूंगा। आप लगातार अगर झूठ बोलेंगे राजेंद्र जी, क्रोध को नहीं, क्रोध नहीं। कर्ज 45,000 से बढ़कर 90,000 करोड़ हो गया। 100% लोग अब आप जैसे पार्टी के पदाधिकारियों को रोजगार दे तो हम नहीं दे सकते। नहीं, मेरे पास तो बहुत है और मैं 10-20 लोगों को रोजगार भी देता हूँ। आप अपनी चिंता करो। आप बताइए उनके प्रति ये व्यक्ति और इनकी पार्टी। रविंद्र जी, मैं जवाब लूंगी आपसे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, रुक जाइए, गिव मी 10 सेकंड्स ओनली। फटाफट राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज, जवाब लेना। उत्तराखंड राज्य की उसके साथ जिन्होंने बदतमीजी दरिंदगी की है, उनके राजेंद्र जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। रविंद्र जी क्या आप मुझे सुन नहीं पा रहे? रविंद्र जी, दिस इज नॉट द गुड बिहेवियर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। रविंद्र जी, क्या आप मुझे नहीं सुन पा रहे क्लियरली? नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहते यशी, कोई भी व्यक्ति। ठीक है राजेंद्र जी, होल्ड ऑन, जरा जवाब ही ले लेते हैं हम, रुक जाइएगा। रविंद्र जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए यशी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं काम करते। सर आपके पास है, आप पेश कर दीजिए। जी बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश के लोगों के पास रोजगार है, हर आदमी रोजगार पे अपने अपने। अब अगर आप इसे रोजगार को सिर्फ यही मानेंगे कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानेंगे, तो भैया आपके राहुल गांधी को तो रोजगार हम नहीं दे सकते, उनको सरकारी नौकरी पे नहीं लगा सकते हम, ना कांग्रेस के किसी पदाधिकारी को लगा सकते। आप आज की डेट में इस प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को बोलने वाला व्यक्ति और विपक्ष जोकर बोल रहा था और अपने आप जोकर की तरह बात करता है। 89 से पहले इस देश के अंदर सारी सरकारें कांग्रेस की होती थी, अगर एक 76 इमरजेंसी का काल छोड़ दे। 89 तक, 89-90 का मतलब सन 90 को अगर माने तो 40, 45, 50 सालों में इस देश के अंदर एक एम्स था, एक एम्स, सिर्फ एक एम्स। 500 किलोमीटर सड़कें थी इस देश के अंदर। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, इस देश को 9 एम्स दिया उन्होंने। आज मोदी जी के राज में 26 एम्स हैं। लगातार सड़कों की लंबाई हजारों। रविंद्र जी देखिए, मैं ना इस बहस में कभी जाना ही नहीं चाहती हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं इस बहस में कभी जाना ही नहीं चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ। तो मैं आज की बात कर रही हूँ, मुझे आज की तारीख का लेखा जोखा दीजिए ना आप, आज की तारीख का मुझे बताइए। मैं सिर्फ इतना आपसे, मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि क्या यूसीसी इन अन्य मुद्दों से ज्यादा प्रायोरिटी पर है, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप यूसीसी लेकर आइए ना, मैं साल भर से इस पर डिबेट कर रही हूँ, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा आ जाता है, रिपोर्ट सौंप दी गई है, रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, अब दिल्ली पहुंच गई है, दिल्ली से उत्तराखंड आ गई है, हर दूसरे दिन यूसीसी पर डिबेट होती है, लेकिन अभी तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया। अरे आप लागू करें तो कल कर दीजिए प्लीज।
यशी जी, क्या ये सिर्फ ये प्रदेश सरकार एक यूसीसी कानून लगा रही है? इसके अलावा काम नहीं हुआ क्या इस प्रदेश में? आज करीबन 20 करोड़ 25 करोड़ से लोग ज्यादा यात्री इस प्रदेश में तीर्थाटन के लिए आए हैं, पर्यटन के लिए आए हैं। क्या उन लोगों के द्वारा आने से रोजगार सर्जित नहीं हुआ क्या? या उनको देखा नहीं इस प्रदेश की सरकार ने? क्या 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट इस उत्तराखंड सरकार में नहीं आई क्या? क्या ऑल वेदर रोड के सहारे इतनी बड़ी जो है सड़क की कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है, एयर कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है, रेल कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है। लगातार जो है निर्माण कार्य इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है। आप अगर खाली यूसीसी विपक्ष आपको दिखाना चाहे तो ठीक है, ये यूसीसी देखिए, ये भी एक सरकार की जनतंत्र में, प्रजातंत्र में और हमारे एजेंडे में यूसीसी है समान नागरिक संहिता। हर प्रदेश के देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है उसे अपने हक की समान रूप से अवसर मिले, और ये उसकी ओर एक कदम है। इसमें क्या बुराई है अगर प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार मिले? आज भी कुछ अधिकारों को ये कह के छीन लिया जाता है कि हमारे धर्म, हमारे विशेष धर्म में ये इजाजत नहीं देता है। तो भैया ये ऐसा काम तो नहीं चलेगा। एक देश के अंदर रहने पे एक संविधान के अंदर काम किया जाता है। देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, राजेंद्र जी ने, ये खाली राजेंद्र जी की बात नहीं है, ये पूरे कांग्रेस की बात है। जब जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, ये सिर्फ एक लाइन छोड़ के बोल देते हैं कि वहां पे सिर्फ जमीन लेने का अधिकार नहीं था। भैया, जमीन लेने का अधिकार नहीं था, वहां रहने का अधिकार नहीं था। वो पूरे तरीके से इस्लामिक स्टेट बना दिया था। मैं आपको एक और बात बताऊंगा। देखिए, मैं एक बाल्मीक जाति होती है, उसको वहां के संविधान ने जम्मू कश्मीर के 370 कांग्रेस द्वारा लागू किया। उनके लिए सिर्फ ये कानून था कि वह सिर्फ सफाई का ही काम कर सकते हैं, अन्य नौकरियों में चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए। ये थी आपकी नीति, ये थी आपकी तरीका। चले, ठीक है, वापस आते हैं राजेंद्र जी, रविंद्र जी वापस आते हैं। रुके, हेमा भंडारी जी, इसके बाद राजेंद्र जी आऊंगी मैं। हेमा भंडारी जी, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा से उलझाने में, लटकाने में, अटकाने में, भटकाने में विश्वास करती है, वे जनता को भी ऐसे ही समझती है। लेकिन जनता बहुत आज की डेट में समझदार है। जनता के हाथ में मोबाइल नाम का एक ऐसा वो पड़ गया है जिसमें वो सब फैक्ट चेक में, अगर राजेंद्र जी मैं आऊंगी। रविंद्र जी होल्ड ऑन प्लीज। हेमा भंडारी जी। यशी जी, मुझे इतनी रविंद्र भाई की बात सुन रही थी तो कितनी हास्यास्पद बात ये कर रहे थे, तो पता चल रहा था कि अब जो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रवक्ताओं को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है झूठ बोलने की, कि इतनी सफाई से झूठ बोलो है। और कह रहे हैं कि सबको और सबके पास रोजगार है। तो ये आंदोलन कौन कर रहे थे? ये शायद बाहर से आए हुए लोग होंगे, दूसरे स्टेटों के लोग होंगे जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, है ना। ये कह रहे हैं कि अरे इनका जो है, इनको एक बात, अगर एक जवाब मैं मांगना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से कि क्यों नगर निगम, ये जो नगर निगम के चुनाव है, ये क्यों नहीं कराए जा रहे? निकाय चुनाव समय पे क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? क्यों नहीं करवा रही है? इसका क्या कारण है, बताएंगे रविंद्र भाई जी? और जानकारी नहीं है। चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। क्यों? निर्वाचन आयोग तो आपके हाथ की कठपुतली है, सारा कुछ तो भाजपा के हाथ में, सब कठपुतली की तरह घुमाते हैं। देखिए, ये दिल्ली की सरकार नहीं है ना, ये जो है ना, तुम लोगों का चाल चेहरा, आज सारा कुछ खत्म। आपको पता है ना, लोकसभा, सारा फोकस लोकसभा। देखिए रविंद्र भाई, लोकसभा में जीत के लिए, लोकसभा में जीत के लिए आप देखिए कैसे कैसे आप वो परपंच, हमें जीत कैसे मिले, कैसे करके हमें जीत मिले। आप सब, आप जो है कैसे भी करके बाई हुक हमें मिलनी चाहिए सरकार, हमारी जीत होनी चाहिए। हम कुछ भी हम करें, कैसे भी हम जनता को भटकाएं, लेकिन जीत चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो आप लोगों की करनी और कथनी होती है, ये जनता को आज समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का चाल चरित्र चेहरा क्या है। कहीं आप जब चुनाव होते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, ये फ्री, वो फ्री, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद जनता देख ही रही है कि क्या क्या हाल है जहां जहां आपने चुनाव जीते हैं। तो ये जो झूठ का जो ये प्रोपगंडा बना रखा है ना, तो इससे बाहर आइए, जनता के लिए काम कीजिए।
जनता की सुनिए। ऐसा नहीं है कि हर बार आप नाम लेंगे कि हाँ हमने, और बार बार आप एक गिनवाते हो कि हमारी ऑल वेदर रोड। कब तक अपने एक मंत्री के काम को आप गिनवाते रहेंगे? अरे उत्तराखंड का काम गिनवाइए ना। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, यहाँ के मंत्रियों ने क्या किया। हाँ, एक चीज और, आजकल जो है भाजपा के हमारे जो यहाँ पर सांसद चुने गए थे वो आजकल नजर आने लगे हैं। बड़ी खुशी हो रही है आजकल की 5 साल बाद जो हमारे सांसद चुने गए थे वो नजर आने लगे हैं। ठीक है, हेमा जी वापस आएंगे। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। राजेंद्र जी। नहीं, मैं तो यशी, मेरा तो बहुत छोटी सी बात है। अगर आप यूसीसी ला रहे हैं, लाओ, बहुत अच्छी बात है, कुछ और भी चीज ले आओ। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में कहा 450 का सिलेंडर देंगे, उत्तराखंड में भी दे दो। भाजपा ने कहा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उत्तराखंड में भी दे दो। भाई यहाँ के लोगों के लिए भी तो यूसीसी चाहिए, यह सिर्फ सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए है, हमें भी दो सुविधा। और आंकड़े आप 1-2 दिन में मुझे दे ही दोगे कि इस सरकार ने पिछले 2 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, चाहे वो सरकारी नौकरी के माध्यम से दिया, चाहे वो प्राइवेट रोजगार दिया। और आप ये भी बता दोगे कि पिछले 2 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना कम हो गया। उत्तराखंड राज्य पर जो कर्ज का बोझ जो है पहले मुख्यमंत्री बढ़ा के गए, उसे आपने कितना कम कर दिया। प्रति व्यक्ति है पिछले 2 साल में यहाँ कितनी बढ़ी, ये सारे आंकड़े आप दो 1-2 दिन में। और सारी नीतियां जो है उनका स्पष्टीकरण दो। मूल निवास पे कहो, जनता के बीच जाओ ना आप। ये जो लोकसभा चुनाव होगा, अभी हेमा बहन कह रही थी निकाय चुनाव होंगे, उन्हें में आप अपने मुद्दे बनाओ कि हमने रोजगार इतना दिया, हमने जो है नौकरी इतनी दी, पलायन इतना रोका, कर्ज इतना कम कर दिया, गैस हमने सस्ती कर दी, सिलेंडर हमने सस्ता कर दिया, बिजली हमने सस्ती कर दी। बोलिए आप लोगों के बीच में। आप अपने जो आपके 5 उत्तराखंड राज्य में सांसद हैं, इनसे कहो कि इन्होंने जो एक गांव गोद लिया था उसकी प्रगति रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत करें। जो एक गांव, यशी बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो वर्तमान सांसदों ने एक गांव गोद लिया था, ये उसमें भी फेल हो गए। वहां से तो भगा दिया गया, गए थे देखने के लिए गांव। अब रवि भाई आपके पास तो एक डुगडुग है जिसका नाम है झूठ 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 झूठ। थपलियाल जी, ठीक है थपलियाल जी। 1-2 आपने रख रखे कि अब अक्षत यात्रा चलेगी, अब सतत भारत विकास यात्रा चलेगी, अब वहां बस चलेगी अयोध्या के लिए, फिर रेल चलेगी। चलाए जाओ, कर्ज लोगों पे बढ़ाए जाओ और अडानी अंबानी की जय जयकार करते रहो। थपलियाल जी आपको रिएक्शन चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी जोकर नहीं, विरोधी पार्टियां जोकर की तरह बात कर रही हैं। लेकिन अभी जितने भी हमारे साथी थे, उन्होंने जब सवाल खड़े किए तो उनके मुंह में ऐसा जम गया कि कोई सवाल का जवाब देने को बनता नहीं है। क्योंकि सचमुच इस देवतुल्य जनता जो इनके कलशों को ढो रही है, जो इनकी राजनीति को ढो रही है, जो इनके यूनिफॉर्म सिविल कोड को ढोने के लिए मजबूर है, उनको सिलेंडर दिया जा रहा है 1 जनवरी से राजस्थान वालों को। और ये जो औरतें यहाँ पे अब रोज लेके चल रही हैं, इनकी यही है। तो फिर क्या होगा, क्या होगा उनकी आत्मा को जब उनको सच्चाई पता लगेगी कि इन झूठों ने हमें किस तरह से बेवकूफ बना रखा। आप ये देखिए कि जितना कुछ अभी जो सवाल आपने उठाए राजेंद्र चौधरी जी ने, कि जो सुविधाएं वो मध्य प्रदेश और राजस्थान वालों को दे रहे हैं, वो सुविधाएं, ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि प्रधानमंत्री कहीं कुछ और बोल रहा है, कहीं कुछ और बोल रहा है और कहीं कुछ और कर रहा है। ये पहली बार हो रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री देश का एक माई बाप की तरह होता था, लेकिन अब वो केवल एक चुनाव प्रचारक बनकर रह गए। इसलिए इन लोगों ने जिस तरह से चुनाव को एक व्यवसाय बना के रख दिया है, जिस तरह से पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसको पूरी तौर से अपने गैंगों में झोंक दिया है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। और एक दिन देश के लोग इनको चुन चुन के दौड़ाएंगे, तब इनकी आंख खुलेगी कि अरे हम तो कर रहे थे, हम तो बोल रहे थे, हम तो उछल रहे थे बंदरों की माफी, लेकिन तब पता लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया समाज में। इसको टोटली एक दिन मैंने कहा था कि इन्होंने यहां के संसाधनों को माफियों के हाथ में सौंप दिया है। यहां यूनिफॉर्म जो अभी ये इन्वेस्टमेंट समिट लाए हैं, मैं कल इनका अधिकारियों के बीच में बात देख रहा था
बोल रहे थे गुरुजी क्या करें, जगह नहीं मिल रही है, क्या वो मसूरी के आलू फार्म को दे दें? आलू मतलब ये लोग जो हमारे संसाधन थे पहाड़ के और बहुत अमूल्य संसाधन, उनको सौंपने जा रहे हैं बाहर वालों, जिन्होंने हमारी रोपवेज को, मैं पहले भी कह चुका हूं, रोपवे को अडानी जी को दे दी, क्योंकि हम रोपवे चलाने लायक भी इन्होंने नहीं समझा। हम केवल और केवल इनके कलश लेके घूमेंगे, इनकी राम की पोथी को लेके घूमेंगे, और इनके जो चुनावी एजेंडा है उसके लिए इनकी सड़कें साफ करते रविंद्र जी यार, तब जाके जब इन पे कोड होगा ना, कोड, तब दुनिया देखेगी, रविंद्र तब जी देखेगी। इन्होंने थोड़ा सा किस तरह से हमारे को यहाँ पे हम मूल निवासन भूख कानून मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो। किस मुंह से लाओगे? क्या आप बोलोगे कि उत्तराखंड की जनता को, एक तरफ तुम कश्मीर में उनका जो बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पा रहे थे, वो वहां पे उन्होंने बोला बाबा बाहर के लोग वहां पे जमीन खरीद सकते हैं कश्मीर में, देखो हमने 317 हटा दिया, और वही जैसे नुमाइंदे हमारे हिमाचल में, हमारे उत्तराखंड में लागू करने के लिए तैयार है। रविंद्र जी जवाब देंगे। रविंद्र जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। रविंद्र जी देखिए ये अमृत काल है। इस अमृत काल में तमाम ऐसे जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत जब निकला था तो कुछ राक्षस देवता बनके देवताओं के बीच में आ गए थे। आज वो सारे उजागर हो रहे हैं। जिस प्रकार से थपलियाल जी ने कहा इनके राम, ये इनके राम को ढो रहे हैं। वाह थपलियाल जी, प्रणाम है आपको भाई जी। आपका नाम तो पूरा थपलियाल है, प्रकाश थपलियाल। जिनका महापंडित मोदी हो, जो आप राम का मजाक मोदी से स्थापना करा रहे हो, आज के समय में भी आप राम का जिस प्रकार से हम अपने शंकराचार्यों से अपने राम की स्थापना कराएंगे। आपका हम रामनवमी के दिन अपने राम की स्थापना कराएंगे। ये आप तय कीजिए। हमारे लिए हो सकता है महाआचार्य मोदी। नहीं देखिए थपलियाल जी, शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि आपको राम मंदिर से क्या समस्या है। राम मंदिर की आस्था चाहे उत्तराखंड में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, ना माने आप राम के ऊपर सवाल खड़ा करें, आप करते रहिए। आपका मन है, विपक्ष जितने चाहे सवाल खड़े करें। चुनावी रणनीति के लिए राम नहीं तो हमने कब कहा? आप भी मानिए ना, आप भी मानिए राम को। आप, हमने थोड़ी ना मना किया। राम तो सबके हैं। आप राम को हमारे और तुम्हारे को मत मानिए। दिल में है राम, दिल में है राम। हम दिखावा करने की जरूरत नहीं है, सबके दिल में राम है। दिखावा करने की जरूरत नहीं है जनता को कि हाँ हम लेके आए। अरे राम तो दिल दिल में है, कण कण में है। मुंह में राम, बगल में छुरी वाले लोग हैं मैडम। राम जी को आप लेके आओगे क्या? चलिए बहरहाल देखिए, अब यूसीसी का देखिए, यूसीसी लागू होने वाला है। अब इस पर तो क्या ही विपक्ष कर सकता है। यूसीसी को तो उनको लाना ही लाना है, और अगर यूसीसी ले आते हैं ये तो कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि जो मुद्दे प्रायोरिटी पे हैं पहले उन पर काम किया जाए। जैसे भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर जनता त्रस्त है। लोकसभा चुनाव में भले ही यूसीसी बड़ा हथियार हो, लेकिन ये मुद्दे भी जनता कहीं ना कहीं उठाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहीं ना कहीं ये हिंट दी है कि जो 17 आहूत होंगे उसमें यूसीसी और आरक्षण बिल पास होने की संभावना है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार यूसीसी को लेकर क्या कुछ आगे कदम उठाती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।